नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए, आज ये हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला, उसके लिए है मैथ का प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट। और इम्पॉर्टेंट इसमें मैथ के हम क्वेश्चन रखे हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है, जिसको अच्छे से समझाएंगे। और बारी बारी से करते हुए चलते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक से रखे हैं, इसमें मिक्स है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका कि ए एक कार को के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, अब बी उस कार के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, समझिएगा। करा कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, तो हम कह सकते हैं कि ए एक कार्य का 1/4 भाग को कितना दिन में, 10 दिन में। तो ए पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो 10 × 40 दिन में। सही है। फिर देखिए, करा बी उसी कार्य का 1/3 भाग कितना दिन में करता है, 20 दिन में। तो बी कितना दिन में करेगा पूरा काम, तो 20 या 60, यानी एक भाग काम करेगा कितना दिन में, 60 दिन में। अब आपको पता चलेगा ए 40 दिन में करता है, अब बी किसी काम को कितना दिन में, 60 दिन में। तो दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो एक दिन में 1/40, अब बी करेगा 1/ कितना, 60। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 120, 3 ये हो जाएगा 2, यानी 5/120। इसको काट दीजिए, 24, 1/24, मतलब दोनों मिलकर 24 दिन में कर लेंगे। बात समझ में आया कि ना। तो इसको करना कैसे होता है, बिल्कुल एकदम इसी तरह करना है आपको। ये यहाँ पर बस समझ लीजिए थोड़ा सा। करा ए किसी कार का 1/4 भाग, तो ए में 1/4 से गुना कराया तो 10 दिन में करेगा। तो हमको ए का मान निकालना था, तो इसको यहाँ लेके चले गया, तो पता चला ए पूरा काम को 40 दिन में करेगा। एक भाग मतलब कोई भी काम एक होता है, ठीक है। अब बी 20 या 60, तो बी करेगा पूरा काम को कितना दिन में, 60 दिन में। दोनों मिलकर कितना दिन में, तो इस तरह कर देंगे। ऐसे अगर ए या बी का पता है तो ऊपर गुना नीचे जोड़ भी कर सकते थे डायरेक्ट। तो 40 × 60 नीचे जोड़ कर देते कितना, 100, जीरो जो काट देते, 6 × 24 दिन। तो डायरेक्ट भी ऐसे आप कर सकते थे कि ऊपर गुना नीचे जोड़ होता है, अगर ए बी का काम पता हो तो दोनों मिलकर कितना दिन में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ना कि एक मिश्रण में दो द्रव का जो अनुपात है 3:5 है, ठीक। और दूसरे मिश्रण में इन्हीं दो द्रवों का जो अनुपात है वो कितना है, 6:1 है। तो कह रहा है दोनों में से किस अनुपात में लेकर इसको मिला दें कि जो नया मिश्रण बने उसमें दोनों द्रवों का जो अनुपात है वो 7:3 हो जाए। देखिए, समझिएगा। मान लीजिए दो बर्तन है, ये मान लीजिए पहला बर्तन है, इसमें ए और बी नाम का मिश्रण है। कह रहा ना कि एक मिश्रण में दो द्रव, तो कोई भी दो मतलब मिश्रण दो ठो है, तो उसमें ए या बी नाम का कोई द्रव होगा 3:5 के अनुपात में। इसमें देख लीजिए दूसरा वाला में, इसमें है ए अब बी कितना है, 6:1 के अनुपात में है, ठीक। अब दोनों का अगर जोड़ दें तो करा किस अनुपात में इसको जोड़ें, तो जो नया हमको ए या बी मिलेगा वो कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 7:3। खास लीजिए महाराज। नहीं, कल वाला वीडियो में मतलब कि पूरा खांसे हैं, पूरा आया है ओरा में खांसी है एगो में, हाँ पूरा। तो क्या करोगे, और हल्का हल्का आता है आवाज। चलो कोई देखना, यानी 7:3 है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने का तो 3-4 मेथड है, मगर हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए समझिए, आप ए का तुलना सभी जगह करा लीजिए। यहाँ से ए का तुलना, यहाँ से भी ए का तुलना, यहाँ से भी ए का तुलना। नहीं तो आप बी का भी तुलना कराएंगे, आंसर सेम आएगा। तो देखिए कैसे, ए इसमें कितना है, तो आप कहेंगे इसमें है 3/8। अच्छा, इसमें इसमें ए कितना है, तो कहेंगे 6/7। भाई बात को समझिएगा कि 5-3 8 लीटर में से ये 3 लीटर तो है। अगर रहता है ए है जो 3 लीटर है, 5 लीटर। अच्छा, इसमें क्या है, ये है जो मान लीजिए 6 लीटर है, ये 1 लीटर है। बात समझ में आ रहा है। तो टोटल 7 लीटर में से ये 6 लीटर है, यानी 6/7 लिख दिया। अब इसमें हमको मिलाना कितना है, तो ये हो जाएगा 7/10। अब इसको इस तरह घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो इसको लिखेंगे इसमें से घटाना है इसको, तो किसी में से भी किसी को घटा दीजिए, तो 7/10 माइनस में 6/7, और इसको 3/8 माइनस में कितना, 7/10। अब इसको हम घटा लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ घटा लेंगे तो पहला वाला आएगा 10×7 एलसीएम आ जाएगा, और 7×7 माइनस में ये कितना, 10×10 अनुपाते इसका, यानी अनुपात निकाल रहे हैं उधर, ये हो जाएगा कितना, 40। ध्यान दीजिए।
8 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 40 होगा, तो 8 5 40, तो 5 तिया 15, माइनस में ये 10 चौ 40, तो 7 चौ 28। ठीक, अभी एक तरह से बचेगा क्या, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा 11 बटे कितना बचा 70, आई कितना बचेगा 13 बटे में 40, जो जो काट दीजिए, इसको इधर कर लीजिए, 11 चौ 44 और 13 सते 91, यानी कौन सा आंसर आ गया 44:91, आंसर नंबर ए। बात समझ में आ गया होगा। बस इसमें करना क्या था कि दो मिश्रण दिया था, एक का नाम, पहला का नाम कुछ भी रख दिए, पहला मिश्रण है, दूसरा, इन दोनों में से किस अनुपात में निकालें, तो 44:91 के अनुपात से निकालना पड़ेगा। ठीक, अच्छा बी का भी तुलना कराते तो आंसर आ जाता, सेम आंसर आता। बी का कैसे, तो यहाँ 5/8 लिखते, यहाँ 1/7 लिखते, वहां लिखते 3/10 लिख देते, घटाते तो इतने आंसर आता। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है यदि 1170 रुपया की राशि ए बी और सी के बीच गलती से 1/2 1/3 1/4 के स्थान पर 2 3 4 के अनुपात में वितरित हो गया, तो इस किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। तो बात को समझिएगा, सही क्या था बांटना अनुपात, सही अनुपात, सही अनुपात, तो सही अनुपात था 1/2 1/3 1/4। अब इतना के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में बट गया, यानी गलत क्या हुआ, गलत अनुपात, तो गलत अनुपात हुआ 2:3:4। ठीक है, अब देखिए गलती तो होगा ही, कहा कि ई या एक नहीं है, क्योंकि ये भिन्न में है, सिंपल ऐसे है। ठीक है, 2 3 4, तो आगे हम पता करते हैं इसको। सबसे पहले पूर्णांक का कि जो अनुपात होता है इस तरह बाटे में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए 2 3 4 कैल्शियम निकाल लीजिए, तो 2 3 4 कैल्शियम 12 होगा, 12 से गुना करा दीजिए, सब में गुना करा दिया, तो ये बचेगा 6, आई कितना हो जाएगा 4, आई कितना हो जाएगा 3। ध्यान दें कि ए बी सी में, ये ए बी सी का अनुपात था, आई भी ए बी सी में बटना चाहिए था 6:4:3 में, अब बट गया गलती से 2:3:4 में। तो सोच के देखिए कि जब सही अगर बटता तो सबसे ज्यादा ए को लाभ होता। ठीक है, और सबसे कम किसको मिलता, सी को, मरे ही जस्ट इसका उल्टा कर दिए, यानी 1/2 1/3 1/4, इसका उल्टा जब हो गया तो कैसे बट गया, इसमें ध्यान दीजिए, तो सी को ज्यादा मिल रहा है। तो इससे एक चीज तो कंफर्म पता होगा कि सी सबसे ज्यादा लाभ में है। देखिए ऑप्शन में, अगर ऑप्शन से बनाया जाए तो सब एक ही ऑप्शन है जिसमें सी जो है 250 रुपया इसको लाभ हो रहा है। अब 250 कैसे होगा, तो ऐसे तो ऑप्शन से देख के मान कि सी को सबसे ज्यादा, देखे ना, इसको 6 मिलना चाहिए था, मिल गया 2, तो घाटा में है। इसको 4 मिलना चाहिए था, मिला है 3, ये भी घाटा में है। सी को 3 मिलना चाहिए तो वहां 4 मिला है। बात समझ में आ रहा है कि ना, तो सी तो फायदा में है, और कितना है तो कैसे पता चलेगा, तो आगे यहाँ का निकाल लीजिए, सी का, सी बराबर 3 जिसका निकालना हो, और अनुपाती योग नीचे, तो 6 4 10 और 3 कितना 13, और कितना में से 1170 में से, तो 13×17 से 270 रुपया, यानी यहाँ इसको मिलना चाहिए था 270 रुपया, मिल कितना गया है, नया हिस्सा सी का देख लेते हैं, तो 1170 गुने में 4 बटे में 4 3 7 और 2 9, इसको काट लीजिए, तो 13×17 से 13 4 52 520 रुपया। तो सोचो ना, मिलना चाहिए था 270, अब मिल गया है 520, कितना का लाभ है, तो ये लाभ है 250 रुपया का, यानी इसको 250 रुपया फायदा हो गया। अगर इस तरह ना भी बनाते तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी मार सकते थे इसको। बात समझ में है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। कह रहा एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद 12% का अतिरिक्त छूट देता है। यदि उसने रेडियो को अंततः 704 रुपया में बेचा, तब रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा। बात को समझिएगा, कह रहा ना एक दुकानदार के पास एक कोई रेडियो होगा, तो उस पर ग्राहक जब आया होगा तो उसको 20% छूट दिया, और उसके बाद भी उसको 12% का छूट दे दिया, और अंत में रेडियो 704 रुपया में बिका। तो बता रहा है कि रेडियो का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए माना कि रेडियो का अंकित मूल्य एक्स रहा होगा। ठीक, अच्छा छूट हमेशा जो होता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, ध्यान दीजिएगा, और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक, तो छूट एक्स अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु होगा, इस पर पहला छूट मिला होगा कितना 20%, तो इसका दाम बस 80% बचा होगा। ठीक है, फिर एक और छूट मिल गया इतना पर, कितना का 12% का, तो फिर 88% ही मात्र इसका बचा होगा। भाई 100 में से घटा दिया उसको, यही अंततः 704 रुपया इसका दाम हो गया। बस ऐसा काट दीजिए, 20 चौ 80 20 25 100,
इसको काट दीजिए तो 22×4 = 88 और 25×4 = 100। ठीक, इसको काट 11 दूनी 22, इसको 11 छक्का 66, 4 11 4 44, इसको काट दीजिए 32। ठीक है, इसको काट दीजिए 8 से। ठीक है, 25 8 200 और गुने में 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1000। यानी 1000 का था कौन, रेडियो का अंकित मूल्य जो था 1000 रुपया था। समझ में आ गया होगा। बस इसमें करना कुछ नहीं था। ये अभी पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे ना पूरा बट्टा, तो इसमें ये होता है ना, ये अंकित मूल्य का जगह होता है, यहाँ छूट वाला जगह होता है, ये विक्रय मूल्य होता है, हमेशा ही फिक्स है। ठीक है, तो हमने कुछ न किया, इसको अंकित मूल्य ना दिया था तो उसको मान लिया x, छूट 20% मिल रहा तो 80/100, फिर एक और छूट मिल गया, एक और छूट मिलता, मान लीजिए एक और 10% का छूट मिलता तो लिखते 90/100 गुना करके, और जितना दाम था उतना लिख देते। समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया है, उस पर 25% का छूट देने के बाद 20 रुपया की हानि होती है, तब हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, अब देखो जरा समझिएगा बात को। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया। अच्छा, छूट हमेशा किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। यानी ध्यान दीजिए, तो 25% का छूट मिला, यानी 75% ही इसका पैसा देना पड़ा होगा। ठीक है, तो इसको गुना कर देते, यानी 300 रुपया। यानी जो ये घड़ी का बात कर रहा है जो भी है, तो घड़ी यानी 300 रुपया में क्या हुआ, विक्रय हुआ होगा, यानी बिका होगा। तब पता क्या चला कि 20 रुपया का हानि हो गया, यानी ई विक्रय मूल्य है। ध्यान दीजिए, ये विक्रय मूल्य है, तो ये बताइए क्रय मूल्य कितना रहा होगा। सोचिए कि कोई सामान 300 में बिका है, अब 20 रुपया का हानि, एक मतलब क्रय मूल्य 320 रुपया रहा होगा, तभी तो 300 में बिकने पर 20 रुपया का हानि है। बस समझ में आ रहा है। अब कह रहा हानि प्रतिशत बता दीजिए, तो हानि प्रतिशत और फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुने 100 बटे में क्या, क्रय मूल्य। तो हानि का मान कितना है, देखिए हानि कितना का हो रहा है 20 का, गुने 100, और क्रय मूल्य कितना है 320। काट दीजिए, इसको लिख दीजिए 16, आइए एक तरह से हो जाएगा 100 बटे, इसको काट दीजिए 4 से, तो 25×100 4 4, 25/4 को लिख देते हैं, ये आंसर नंबर बी, 6 सही 1/4% आंसर, यानी आंसर नंबर बी हो गया। समझ में आया। देखिए फिर से समझा देते हैं। करा एक घड़ी का जो अंकित मूल्य है 400 है, उस पर 25% का छूट देने के बाद जब बेचा गया तो पता चलता है कि 20 रुपया का हानि हो गया। तो हम देखते हैं कि बिका कितना में घड़ी, 300 में बिका, तब पता चला दुकानदार को कि उसको 20 रुपया का हानि हो गया। कब, जब 400 का सामान 25% छूट दे दिया तब। तो 300 में जो सामान बिका है उस पर 20 रुपया का हानि, एक मतलब कि सामान को खरीदा गया होगा 320 में। अच्छा, अब 320 में तो करा हानि प्रतिशत आ जाए, तो हमको तो क्रय मूल्य चाहिए था ना हानि प्रतिशत के लिए, क्यों, क्योंकि हानि का मान दिया है गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि 20 रुपया का गुने 100 और 320 पर तुलना करेंगे, कहा कि लाभ और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर 6 सही 1/4 आ गया, आंसर नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट को। देखिए करा 80 बॉल पेन 140 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है, तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपया में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो मेथड से बनाया जा सकता है, तो आगे एक समझ लीजिए थोड़ा। आप सबसे पहले तो 80 बॉल पेन 140 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 30% का हानि हो रहा है, तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि किस दर पर वो खरीदा होगा सामान। तो माना कि 100 रुपये प्रति दर से खरीदा होगा, पता ना कितना, तो 1 मान लिया, यानी क्रय मूल्य। इसी पर उसको 30% का हानि, यानी कि 70 बटे में 100, और सामान एक वस्तु का मूल्य कितना है, तो देखिए 80 बॉल पेन का दाम है 140, तो एक का हो जाएगा 140 बटे में कितना 80। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 70 दूनी आई हो जाएगा कितना जी 40, इसको और काट दीजिए, तो 1 बराबर हो जाएगा 100 बटे, सीधा सीधा ऐसे लिख दीजिए 40, यानी ऊपर रुपया नीचे वस्तु होता है। ध्यान दीजिए, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, यानी वो किस दर पर खरीदा था, तो खरीदा यह था 40 वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था। यहाँ तक समझ में आ गया। आप कह रहा है ना कि इस पर लाभ चाहिए, इसी पर उसको 30% का लाभ चाहिए, तो देखिए इतना में वो खरीदा है और उसको कितना का लाभ चाहिए 130%, 30% लाभ मतलब 130, 100 से 100 काट दीजिए। ठीक है, अब इसको ये इस तरह, यानी 13 बटे में कितना जी 4। अब वो कह रहा है ऊपर रुपया नीचे वस्तु, यानी कह रहा है कि 13 रुपया में 4 वस्तु बेचना होगा, 13 रुपया में 4 वस्तु। ठीक है, तो कितना में करा 104 रुपया में कितना, तो सोचिए ना 13 रुपया में 4, तो 104 रुपया में कितना, तो ना पता, दोनों को बराबर कर देते हैं,
13 8 चलो तल से 8 चौ 32, यानी 32 वस्तु उसको बेचना चाहिए 104 रुपया में। बात समझ में आया? अब देखिए ये तो बेसिक तरीका से कर दिया कि हमने सबसे पहले क्या किया, क्रय मूल्य निकाल लिया कि एक मतलब किस दर पर उसने खरीदा था तो उसको निकाल लिया और उसी पर 30% का लाभ ले लिए, तो हमको पता चलेगा कि वस्तु बिकना इसी रेट पर बिकना चाहिए, यानी 13 रुपया में 4, तो इसी हिसाब से अगर बिकेगा तो 30% लाभ होगा। तो 13 में 13 8 चलो तल से, यानी इसका 8 होना तो वस्तु भी 8 होना देना पड़ेगा, तो यानी हो जाएगा कितना 32 वस्तु। नहीं तो इसका एक ट्रिक है सिंपल, कैसे, SP1 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो भी हो रहा हो पहले का साथ, ठीक है, पहला लाभ पहला हानि, SP2 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या लाभ हानि, यहाँ लिख देते हैं लाभ या हानि, ठीक है, इसमें 2 लगा दीजिए, सेकेंड वाला जो पहले के साथ हो रहा है वो लिखना है और दूसरे के साथ हो रहा है उसको लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा लें, तो 32 ये आंसर है। देखिए तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो SP1 कैसे निकलेगा, तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, एक वस्तु का आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 140 बटे में कितना 80, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, यानी SP मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब पहले के साथ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, तो 100 माइनस में 30 लिखेंगे, यानी यहाँ 70 लिखेंगे बराबर। दूसरे का देख लीजिए, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य दूसरा निकालना है, तो लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितना बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य है तो 104 रुपया में हमको ना पता n वस्तु बेचेंगे तब हमको होगा क्या उस समय, तो हमको लाभ होगा, यानी कि 130 लिख देते हैं, यहाँ से n का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा, ये इसको काट दीजिए 70 दूनी, ठीक है, ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ये एक तरह से ध्यान दीजिए 1/40 बचा है, अब बराबर में, अच्छा ये कैसे क्या हुआ है, तो 104 आई n को नीचे कर दीजिए, n गुने में 130, जो काट दीजिए, 13 8 चलो तल से n बराबर, यानी टोटल वस्तु की संख्या होगा 832, तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य, उसमें भी एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल के उसको तुलना करा दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है, अब पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो ये एकदम बिल्कुल मिश्रण का नियम से है, ये बहुत खूब क्वेश्चन आता है, इसके पीछे वाला भी क्वेश्चन इसी तरह था, कभी कभी प्रतिशत में दे देगा, ठीक है, कहेगा 1 बिलियन में पानी की सांद्रता मान लीजिए 15% है, दूसरे बिलियन में पानी की सांद्रता मान लीजिए 17% है, उसे किस अनुपात में मिलाएं कि जो नया बिलियन बने उसमें पानी का जो सांद्रता होना चाहिए वो 13% हो जाए, चाहे 15%, ऐसे तो प्रतिशत दे देगा, तो सीधे इसे मिश्रण का नियम लगाइए, यहाँ लिखेगा 19, वहाँ लिखेगा 9, अब बीच में लिखना है इसको 15 को, बीच वाला संख्या ऐसा होगा औसत रहेगा, एक से छोटा एक से बड़ा होगा, इसको तिरछा तिरछा कर लीजिए, 6 आई कितना 4, इसको काट दीजिए 3:2 आंसर, यानी 3:2 में मिलाना होगा। बात समझ आया। प्रतिशत दिया जा सकता था, मान लीजिए यहाँ 20 दे दे, वहाँ 30 दे दे, फिर बीच में 25, तो प्रतिशत निकाल दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, तो इसको क्षेत्रफल बताना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी सभी भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, इसका पूरा परिमाप 42 दिया है, तो आपको पता है कि इसका 3 भुजा होता है और सब बराबर बराबर होगा, एक मतलब 3 से भाग दे देते हैं 42 को, तो 42 में 3 से भाग देंगे तो 14 14 रहा होगा सब्जी, यानी 14 ए का मान है, यानी भुजा का मान आ गया 14, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4a², यानी √3/4 और 14 गुने में 14, बस इसको 2 7 7 7 49/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी कौन हो जाएगा आंसर नंबर ए। समझ में आया कि ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², एक ऊंचाई का फार्मूला होता है, तो होता है √3/2a होता है केवल, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आ गया आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, करा दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है 4:9 है के अनुपात में है, जिसके आयतन बताना है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब इससे कुछ कोई मतलब नहीं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, हालांकि गोला का पृष्ठीय 4πr² होता है और आयतन 4/3πr³ होता है,
तो इन सब से कोई मतलब नहीं, जो तरीका हम समझा रहे हैं उसको समझिए। देखिए क्षेत्रफल का मान दिया है और आयतन निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए। तो देखो क्षेत्रफल से त्रिज्या माना है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है और आयतन हमेशा क्यू में होता है। कहने का मतलब कि किसी चीज का आयतन क्यू में लिखा लिखा रहेगा, यानी वो संख्या जो है ना घनमूल रहेगा, और क्षेत्रफल जो होगा वर्गमूल संख्या रहेगा। अगर आप उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आपको भुजा मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्षेत्रफल मान लीजिए A1 और A2 दिया है कितना, 4:9, ठीक। तो R1 और जो R2 हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4/9, तो इसका 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। अब हमको त्रिज्या मिल गया, तो त्रिज्या का मिल गया, तो अगर पूछेगा इसका क्षेत्रफल पूछेगा, अगर त्रिज्या दिया हो तो क्षेत्रफल में स्क्वायर करना होता है, आयतन में क्यू करना होता है। अगर आयतन पूछ दिया मान लीजिए V1/V2 बराबर, तो बस इसको क्यू कर दिया, 2 का क्यू, ई हो जाएगा 3 का क्यू, तो ये हो जाएगा कितना, 8 और 27। हमेशा ही लगा दीजिएगा, कोई भी कहीं भी नियम ये चलेगा, ठीक है। तो 8:27 हो जाएगा। बात समझे, कोई भी वर्ग में हो जाए, चाहे तो घन में हो जाए, और भी मान लो व्रत में हो जाए, तो सभी जगह ही काम देगा। त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर कीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या की तरफ आना है तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर आयतन की तरफ जाना तो घनमूल निकाल दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में किस दर पर 11,025 रुपया हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, ई काहे का मान है, पी का मान है यानी मूलधन है, टी का मान कितना है, 2 है, आई काहे का मान है, मिश्रधन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 10,000 लगाए हो 11,025 रुपया हो जाए। तो आपको पता है कि CI कुछ नहीं, आपको मिश्रधन का फॉर्मूला क्या पता है, ए बराबर P1 प्लस में R/100 के पावर कितना होता है, T, ठीक। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का ही फार्मूला होता है। देखिए 11,025 बराबर में P का मान 10,000 और 1 प्लस में R का मान ना पता तो R/100 लिख देते हैं। आया कितने साल में, तो 2 साल में। इसको इधर ले आते हैं, चाहे काट दीजिए, इसको काटिए, तो काटेंगे तो इसको अभी काट दीजिए, मान लीजिए 5 से काट दीजिए तो 2,000 बार में कटेगा। आई 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दहोतल से और 0 आई 5 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको 5 से काटिए तो हो जाएगा कितना, 4 4 1, ये हो जाएगा 400। ऐसी संख्या आएगा ना जो कहीं ना कहीं वर्गमूल होगा, तो ये आइडिया लग जाएगा आपको, यहाँ 2 है तो ये वर्गमूल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 441 बटे में कितना, 400 बराबर 1 प्लस में R/100, ठीक, के पावर 2। अब देखिए तुलना करा लीजिए, तो ई संख्या कैसे है वर्गमूल, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 21/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 1 प्लस में R/100 के पावर कितना जी, 2। अब तुलना करा दीजिए, काटेगा तो नहीं है, तुलना करा दीजिए, तो 2 से 2 हट गया मान लीजिए, तो ये आएगा 1 इधर आएगा, तो 1 जब इधर है तो घट जाएगा, यानी घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, -1, यानी 1/20 बचेगा बराबर R/100। अब काट दीजिए 20/100, R बराबर 5%, यानी आंसर आ गया, यानी 5% के दर पर ऐसा होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इतना के मान बताना है कि इनमें से इसको गुना कराया जाए स्क्वायर तो क्या होगा। तो देखो इससे पहले इसको समझिए, इसका एक पैटर्न होता है। ये बताइए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ठीक है। और 111 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए एक समझिएगा, इसमें 2 ठो एक था, यानी 1 ठो 2 ठो था, हुआ क्या है हाँ कि 1 2 और वहाँ से फिर घाटते हुए पीछे की ओर आ गए 2 1। जैसे इसका स्क्वायर निकालना है तो करेंगे 1 2 3 और फिर घाटते हुए आ जाना 2 1। बात समझ में, 1 2 3 और फिर 2 1। समझ में आ रहा है कि ना। तो 111 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 111 गुनी 111, 1 1 1 फिर 1 1 1 फिर 1 1 1, ठीक है। यहाँ से तो 1 2 3 आई 2 1, तो देखो 1 2 3 2 1, ठीक। अब उसी तरह चलिए, तो 1 2 1111 का निकालिए तो कैसे होगा, 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ठीक। फिर इसका निकालिए, यानी कि 4 बार है, 5 बार हो गया, तो स्क्वायर निकालिए, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसी को लिखा हूँ, तो इसको 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो आंसर ही हो गया आपका। ये वाला आंसर कहाँ है, सी नंबर आंसर। बात समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन,
एक्स प्लस वन वाई एक्स और वन हो तो इतना का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस वन का मान बताना है। ठीक है, इसको करते कैसे हैं, इसी को लाइए लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको लिखने के लिए हम क्या करें कि एक को इधर लिख देते हैं, 3 को इधर, तो अच्छे से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे 3x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस में 7x। अच्छा, इन दोनों में हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस में 1y कितना बचेगा, x बच जाएगा। ठीक, और इसमें देख लेते हैं, इसमें कॉमन ले लीजिए x, इन दोनों में, तो x प्लस में 1y x। ठीक, अच्छा, ऊपर जो बचा उसको लिख दीजिए, इधर 3x और इधर नीचे क्या बचा है जी 7x। ठीक है, आइए बताइए इतना का मान कितना है, तो इतना का मान एक दिया हुआ पहले से, x प्लस 1y x का मान एक दिया हुआ है, तो x गुने एक x होगा, तो x प्लस में 3x, आई भी x प्लस में 7x, तो हो जाएगा 4x, 8x, कट गया 2, यानी 1/2 आंसर। बात समझ में आया, 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कर निम्न में से कौन सा 17 के पावर 21 और 19 के पावर 21 का गुणनखंड नहीं है, यानी इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो इनमें से किस संख्या से ये ना कटेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना, देखो इसका तरीका होता है, 4 ठो इसमें नियम होता है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। आप इस सबसे पहले देखिए कि ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या तो 3 का मल्टीपल है, अगर 3 का मल्टीपल है ना तो इसको किसी भी हालत में इस तरह तो लिखा जाएगा ही। 17 के पावर यहाँ पर निकाल लेते हैं हम कितना, यहाँ पर इसको निकाल लीजिए 7, आई ऊपर 3 लिख सकते हैं, 7 या 21 हो जाएगा, और प्लस में 19 के पावर कितना, यहाँ पर 7 और ऊपर हम लिख दे सकते हैं 3। अच्छा, ये हो क्या रहा है, ए क्यू बी क्यू का फॉर्मेट बन गया, यानी ए प्लस में बी इसी तरह बनते चला जाएगा। तो देखिए समझिएगा, यानी ए प्लस में बी से कटना इसका तय है, तो जितना ए प्लस बी यानी इन दोनों के प्लस से कटेगा ये संख्या, यानी इन दोनों का जो प्लस है, यानी 17 और प्लस में 19 कितना 36, यानी इसका जो भी सोल्यूशन होगा ना उसमें 36 जरूर रहेगा गुणनखंड में। अब सोचिए 36 को कौन कौन काट सकता है, 8 नहीं काटेगा, 9 तो काट देगा, ये भी काटेगा, ये नहीं काटेगा। बात समझ में आया कि नहीं, इस तरह इसको करना था। इसमें अगर सम होता, ठीक है, विषम होता तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सम होने पर, विषम होने पर, माइनस होने पर, प्लस होने पर यहाँ पर, तो सबका अलग अलग होता है। बाकी हम 13 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दे, बाकी नेक्स्ट वाला में टोटल 25 करवाना है एक सेट में, तो आपको करवा देंगे 12 क्वेश्चन उसमें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अभी 13 क्वेश्चन करते हैं और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।